हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा भूगोल का तीसरा अध्याय जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। तो हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नीले गोले के रूप में पृथ्वी अंतरिक्ष में हमें तैरती हुई नजर आती है। तो पृथ्वी हमें इस तरह से क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी के 71% यानी कि लगभग 3/4 भाग पर पानी मौजूद है। तो पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी मौजूद होने के बावजूद पृथ्वी पर हमें जल दुर्लभता की समस्या देखने को मिलती है। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में हमें बहुत सी महिलाएं सिर पर पानी के मटके ले जाती हुई नजर आ जाएंगी। तो पृथ्वी पर जल दुर्लभता का कारण क्या है? पृथ्वी के 71% भाग पर भले ही जल उपलब्ध हो, लेकिन इसमें से 96.5% जल समुद्री जल या लवणीय जल है, यानी कि वो नमक वाला जल है, हमारे उपयोग योग्य नहीं है। और 2.5% जल ही इसमें से स्वच्छ जल है, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। इस 2.5% में से भी 70% भाग ग्लेशियर्स के रूप में है, यानी कि वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जिसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और इसका 30% भाग हमें नदियों व भूमिगत जल के रूप में उपयोग करने के लिए मिलता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, उसका बहुत ही कम प्रतिशत भाग हम उपयोग में ला सकते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इतनी कम मात्रा में जो जल उपलब्ध है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए पर्याप्त है? तो यहाँ उत्तर है कि हाँ, ये जल हमारे लिए पर्याप्त है यदि हम इसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करें, बजाय कि इसे व्यर्थ में बहाने के, और इसका सही ढंग से संरक्षण व प्रबंधन करें। और इसके साथ ही जल एक पुनः चक्रीय संसाधन भी है। तो यहाँ एक टर्म आई है भूमिगत जल, जिसे हम क्लियर कर ले। भूमिगत जल क्या है? मिट्टी के नीचे जो शैल परतें यानी जो चट्टानों की परतें बिछी हुई है, उनके नीचे इकट्ठा होने वाला जल। तो भूमिगत जल को हम हैंड पंप्स या फिर कुओं के द्वारा निकाल करके यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जल एक पुनः चक्रीय संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग भी पानी से घिरा है, फिर भी हमें पानी की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है? और जितना जल हमारे लिए पर्याप्त है, उतनी मात्रा में जल स्वच्छ रूप में हमारे लिए उपलब्ध है, तो पानी की समस्या का हमें सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों इस तरह से हमें राजस्थान में रेगिस्तान में महिलाएं पानी के लिए दर दर भटकती हुई नजर आती हैं? ये राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के जो बड़े शहर हैं उनकी भी कहानी है। आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत के जो बड़े क्षेत्र हैं, काफी बड़ा क्षेत्र पानी की कमी का सामना कर रहा होगा। तो चलिए जानते हैं हम इसके कारण। क्या कारण है जल दुर्लभता के? तो जल दुर्लभता, जैसा कि अभी तक हम समझ ही चुके हैं, जल दुर्लभता का अर्थ है पानी की कमी का होना। इस चित्र से हम साफ ढंग से समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में लोग किस प्रकार से एक ही कुएं से पानी खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितनी जनसंख्या है, उनके उपयोग के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध ना होना क्या है? जल दुर्लभता है। तो अब हम देखेंगे कि जल दुर्लभता के पीछे कारण क्या है, कौन से कारण है जो जल दुर्लभता के लिए जिम्मेवार है। तो सबसे पहला कारण है अधिक जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। पहले जनसंख्या कम थी तो जल संसाधन पर दबाव कम था। अब भारत ही नहीं, पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरा विश्व जनसंख्या विस्फोट की समस्या का सामना कर रहा है। तो जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से जल की मांग बढ़ रही है, जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। और जल की जो स्वच्छ मात्रा है, जो स्वच्छ जल है, वो हमारे पास सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, इस वजह से जल की कमी हो रही है। दूसरा कारण सिंचाई क्षेत्र का
विस्तार, बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक खेती की जा रही है, अधिक गहन कृषि की जा रही है, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। और इस बढ़ते हुए कृषि क्षेत्र को सिंचाई की भी आवश्यकता है, इसे सिंचित करने की आवश्यकता भी हो रही है। अधिक फसल उत्पादन के लिए अधिक ज्यादा क्षेत्र में कृषि की जा रही है और इस विस्तृत कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता हो रही है। तो इस वजह से भी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अगला कारण है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योगों के पिछले कुछ हम देख सकते हैं आजादी के बाद पिछले कुछ दशकों में भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ है और उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जल पर भी दबाव बढ़ा है, क्योंकि उद्योगों में जल का प्रयोग किया जाता है मशीनों को ठंडा करने के लिए, साफ सफाई के लिए। और उद्योगों से जो अपशिष्ट निकल रहा है, उद्योगों का जो कचरा है, उसे भी नदियों में छोड़ा जा रहा है। पहले तो उद्योगों के कारण जल की मांग तो बढ़ी ही है, दूसरा उद्योगों के कारण जो स्वच्छ जल उपलब्ध है वह भी प्रदूषित हो रहा है। जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसे नदियों में छोड़े जाने के कारण भी स्वच्छ जल की कमी आ रही है। इसके अलावा एक और कारण है जो औद्योगिकरण के कारण जल पर दबाव बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। उद्योगों में जो ज्यादातर ऊर्जा की जरूरतें हैं वो बिजली से पूरी होती हैं और बिजली भी जो हम जल से उत्पन्न करते हैं। भारत में ज्यादातर जो बिजली है वो पानी से ही उत्पन्न की जाती है। तो इस वजह से भी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ी है और जो नदियों का बहता हुआ जल है उसे बांध बनाकर रोका जाता है और इन बांधों से ऊंचाई से पानी गिरा करके बिजली उत्पादित की जाती है। ऊंचाई से जब पानी गिराया जाता है तो टरबाइन घूमते हैं जिससे कि करंट पैदा होता है, उसे स्टोर करके फिर बिजली घरों से उद्योगों में भेजा जाता है। तो औद्योगिकरण के कारण भी जल की जो दुर्लभता है उसकी समस्या पैदा हुई है। अगला कारण है शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। जैसे ही उद्योगों की तादाद बढ़ी भारत में, वैसे उसी स्पीड से शहरीकरण भी बढ़ा, गांवों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ा और शहरों में पानी की मांग भी बढ़ी है। तो शहरीकरण एक और मुख्य कारण है पानी की कमी को उत्पन्न करने का। शहरों का लाइफस्टाइल, जीवन शैली भी इस प्रकार की हो गई है कि अधिक पानी की आवश्यकता हमें अनुभव होने लगी है। इसके अलावा एक और कारण है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच। अब पानी उपलब्ध तो है लेकिन वो समाज के किसी वर्ग विशेष की पहुंच में है। जो धनी वर्ग है वो हो सकता है कि इसका अपने शौक पूरे करने के लिए, इसको व्यर्थ बहाने के लिए भी प्रयोग कर रहा हो, और जबकि जो वंचित वर्ग है उसे पीने के लिए भी स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो सामाजिक समूह है, धनी वर्ग क्या कर रहे हैं, वो स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स, इस तरीके की एक्टिविटीज पर जो पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध है उसे व्यर्थ बहा रहे हैं। जबकि जो समाज का वंचित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए इस वजह से भी जल दुर्लभता की स्थिति हो जाती है कि जो संसाधन संपन्न वर्ग है वो जल संसाधन का व्यर्थ उपयोग कर रहा है या उसे व्यर्थ बहा रहे हैं। तो अब हम यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन से कारण है जल दुर्लभता के लिए जो उत्तरदायी है। अधिक जनसंख्या, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जल प्रदूषण और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी तक असमान पहुंच। तो ये सभी कारण हैं जो जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ तक हमने बात की थी जल के मात्रात्मक पहलू की, कि जल की पर्याप्त मात्रा लोगों को क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब हम देखेंगे जल का गुणात्मक पहलू, इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट।
जल के गुणात्मक पहलू से हमारा क्या तात्पर्य है कि कुछ क्षेत्रों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद जल की कमी क्यों है? वहां बारिश की या नदियों के बहाव की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उस जल को प्रदूषित किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता को कम किया जा रहा है। गुणवत्ता को कम किस प्रकार से किया जा रहा है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा, यानी घरों और कारखानों से जो गंदगी नदियों में बहाई जा रही है या भूमिगत जल में जिसे मिलाया जा रहा है। रसायन, उद्योगों से जो रसायन निकल रहे हैं या खेतों में जो रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है, जो कचरा हम फेंक रहे हैं, उसके कारण भूमिगत और नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। कृषि उर्वरक और कीटनाशक, ज्यादा कृषि उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के कारण ये मिट्टी में मिलकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। तो इन कारणों से जो जल उपलब्ध है वो भी प्रदूषित हो रहा है और इस वजह से जल की दुर्लभता की स्थिति पैदा हो रही है। तो जल की मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए, उनका जीवन यापन आसान बने, इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की, हर घर जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी पाइपलाइन द्वारा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो अब हम देखेंगे कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए किस प्रकार की जलीय कृतियां भारत में ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक बनाई गई है। तो जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि भारत में हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस कमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि जल का संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए और जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट किया जाए। तो ऐतिहासिक काल से ही ये परंपरा रही है कि नदियों के किनारे बांध बनाकर, जलाशय बनाकर, तटबंध बनाकर और इनसे नहरें निकालकर, झील बनाकर पानी का प्रबंधन किया जाता रहा है। तो कौन कौन सी जलीय कृतियां अब तक हम देख चुके हैं? बांध, तटबंध, नहर, जलाशय और झील, जिनके द्वारा प्राचीन काल से ही जल का प्रबंधन किया जाता रहा है। तो प्राचीन पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की जलीय कृतियां पाई जाती थी। तो हमें खुदाई से ईसा से 1 शताब्दी पहले के इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा शहर में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र देखने को मिलता है कि ईसा से भी 1 शताब्दी पहले, हजारों साल पहले, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार की संरचना बनाई गई थी वाटर मैनेजमेंट के लिए, जल संग्रहण या जल प्रबंधन के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बहुत बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर बांधों, झीलों और सिंचाई तंत्रों, नहरों इत्यादि का निर्माण किया गया था, ताकि जल का सिंचाई के लिए, खेती के लिए सही ढंग से उपयोग किया जा सके। इसके अलावा और कौन सी कृतियां हमें देखने को मिली है? कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में भी हमें उत्कृष्ट सिंचाई तंत्रों के प्रमाण मिलते हैं कि उनकी भी जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई तंत्र है, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था। इसके अलावा हमें अपने समय की सबसे बड़ी झील भोपाल झील के भी प्रमाण मिलते हैं और इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था, ताकि वहां पानी की आपूर्ति की जा सके। तो परंपरागत बांध जहां केवल नदियों के पानी को इकट्ठा करके उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे,
तो आजकल के बांध, जो आधुनिक बांध है, वो केवल पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के उद्देश्य से ही नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवाना भी है। घरेलू औद्योगिक जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, इंटरनल नेविगेशन और मछली पालन, फिशरीज भी है। इन बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज बांध बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सतलुज व्यास नदी पर जो भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है, वो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आता है। इसी प्रकार महानदी पर जो हीराकुंड बांध बना हुआ है, वो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन और बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल दोनों पर्पस को पूरा करता है। तो जल संरक्षण व जल प्रबंधन के लिए हमने ये मुख्य कृतियां देखी: बांध, तटबंध, नहर, जलाशय और झील। बांध इन बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। किसी भी नदी के पानी को रोककर जब बांध बनाया जाता है और उससे जब कई उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी परियोजना या ऐसे बांध को बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है। बांध का क्या अर्थ है? बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा को बांध कहते हैं। यह आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। जैसे कि यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं कि बहते हुए जल को रोकने के लिए ये बांध बनाया गया है, और ये जलाशय, झील या जलभरण किसी भी रूप में इकट्ठा किया जा सकता है पानी। तो अब हम देखेंगे बांधों से होने वाले लाभ। बांधों से होने वाला सबसे मुख्य लाभ है सिंचाई, जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। दूसरा है विद्युत उत्पादन। बांधों में ऊंचाई पर पानी इकट्ठा किया जाता है और उसे ऊंचाई से गिराकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर है घरेलू जलापूर्ति। घरों के साथ साथ उद्योगों में भी जलापूर्ति बांधों के जरिए की जाती है। नेक्स्ट है पर्यटन। बांधों के किनारे इस तरीके या बांधों के जरिए झील वगैरह भी विकसित की जाती है, झील, जलाशय। तो लोग यहाँ घूमने फिरने, पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं और इनके आसपास सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। तो ये पर्यटन का भी एक सोर्स हो सकते हैं। बांधों से जो झील बनती है, वहाँ लोग नौकायन भी करते हैं, इंटरनल नेविगेशन के लिए भी यूज होते हैं, और मत्स्यन, मछली पालन के लिए भी बांधों के जल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है बांधों से होने वाले मुख्य लाभ। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं लाभों को देखते हुए ही बांधों को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, क्योंकि बांधों से हमें अनेक लाभ हैं। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति, मत्स्यन, विद्युत आपूर्ति, इस तरीके से बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो इस वजह से इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आजादी के बाद भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लार्ज स्केल पर डेवलप किया गया। इस दृष्टिकोण के साथ इन्हें विकसित किया गया था कि इनसे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जा सकेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सिंचाई के द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा और शहरी अर्थव्यवस्था को बिजली से उद्योगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से यह विजन रखा गया था, यह दृष्टिकोण रखा गया था कि बांधों के द्वारा ग्रामीण और शहरी विकास को एकीकृत किया जाएगा। इसी कारण नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया था। अब हम फिर से देख लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मुख्य लाभ क्या हैं। सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्यन, घरेलू व औद्योगिक जलापूर्ति, पर्यटन, अंतर्देशीय नौवहन और बाढ़ नियंत्रण। अब हम देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, इनसे कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं।
सबसे पहली जो समस्या है वो है अवसादन या सिल्टिंग की। बांध में क्योंकि नदी के प्राकृतिक बहाव को रोका जाता है तटबंध के द्वारा, तो नदी के प्राकृतिक बहाव को रोकने से इससे जलाशय में बहुत अधिक अवसाद इकट्ठा हो जाता है। नदी जो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहा करके लाती है, उन्हें नदी जमा करने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने से ये जो तलछट होता है ये प्राकृतिक उर्वरक होता है और ये मैदानों तक नहीं पहुंच पाता। इससे भूमि निम्नीकरण की समस्याएं भी पैदा होती हैं। नेक्स्ट जो समस्या है, अवसादन के कारण ही ये सामने आती है, नदी के जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। अवसादन के कारण जो नदी का तल है वो कठोर हो जाता है और इससे जो नदी में रहने वाले जलीय जीव हैं उनके लिए भोजन की कमी हो जाती है, उनके आवास भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो बांध है वो नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। एक नदी को अलग अलग जगहों पर बांध बना करके उसे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो बाधित हो जाता है। तो इससे जो जलीय जीव हैं उन्हें विशेषकर अंडे देने में समस्या आती है। वो जलीय जीव अंडे किसी विशेष जगह पर जाकर के देते हैं, तो इस वजह से जो जलीय जीवन है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा का लवणीकरण एक और मुख्य समस्या है। बांधों के कारण क्योंकि सिंचाई के लिए मैदानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता आसान हो गई है, तो अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीकरण की समस्या हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि पानी के वाष्पीकृत होने के बाद किस तरह से भूमि पर हमें लवण या नमक दिखाई दे रहा है। क्योंकि बांधों से मैदानी क्षेत्र में जल की उपलब्धता आसान हो गई है और किसानों ने गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि में अधिक फसल उत्पादन के लिए अधिक ज्यादा सिंचाई करना आरंभ कर दिया है। तो इससे आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी के लवणीकरण की समस्या पैदा हो रही है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। अगली समस्या है बाढ़ का कारण। बांधों को हालांकि बनाया तो इसीलिए ही गया था कि इनसे बाढ़ नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन विडंबना है कि इन्हें जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था ये उस उद्देश्य के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो जलाशयों में तलछट जमा होने के कारण ये बाढ़ आने का कारण बनते हैं, क्योंकि नदी का प्रवाह बाधित हो जाता है और जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से जो अधिक वर्षा के दशा में बड़े बांध कई बार बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। और बाढ़ के मैदान पर जो जलाशय बनाए गए हैं, जो बांध बनाए गए हैं, वो मौजूदा वनस्पति को डुबो देंगे। उस क्षेत्र में जो वनस्पति है उसे वो डुबो देंगे, क्योंकि बांध को बनाने के लिए बहुत विशाल क्षेत्र चाहिए और बांध के पानी से उस क्षेत्र की वनस्पति डूब जाएगी और वनस्पति के डूब जाने से उस क्षेत्र की मृदा का भी क्षरण होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो मिट्टी को बांधे रखती है और उस वनस्पति के नष्ट हो जाने से उस क्षेत्र की मृदा का भी क्षरण हो जाएगा। स्थानीय समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, ये एक और आलोचना की जाती है बड़े बांधों की, कि स्थानीय समुदाय जो इन बांधों को बनाने की कीमत चुका रहा है उनका ना तो सही ढंग से पुनर्वास किया जाता है और ना ही उन्हें बदले में जमीन दी जाती है। तो स्थानीय समुदायों को, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर अपना घर बार छोड़ना पड़ता है और इसी संदर्भ में लंबे समय तक नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जो कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाए जाने के विरोध में था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? सरदार सरोवर बांध के विरोध में था और यह गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आंदोलन था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जनजातीय लोग, किसान, पर्यावरणविद व मानवाधिकार कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। और शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया।
तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है गुजरात में, और यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। और यह सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। वर्षा के जल को विभिन्न तरीकों द्वारा एकत्रित करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। जैसा कि हम चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि बारिश का जल छतों पर गिर रहा है और छत से एक पाइप के द्वारा इसे भूमिगत टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की अलग अलग विधियां अलग अलग राज्यों में अपनाई जाती है। कुल अथवा गुल, ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में किया जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जब बारिश के कारण झील जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या नदियों में अधिक पानी आ जाता है, तो लोगों के द्वारा ये वाहिकाएं बना ली जाती है, पतली नालियां बना ली जाती हैं, जिन्हें कुल अथवा गुल कहा जाता है। और नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए इस पानी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है छत वर्षा जल संग्रहण। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है बाढ़ के मैदान से जल वाहिकाएं, वाटर डक्ट्स, जो कि बाढ़ के मैदानों में बनाई जाती है। ये मेथड हमें देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल के बाढ़ के मैदानों में। जैसे नदी बह रही है और ये बाढ़ का मैदानी क्षेत्र है, और जब बारिश के कारण या फिर पहाड़ों में बर्फ के पिघलने के कारण इस नदी में ज्यादा पानी आएगा, तो इस बाढ़ के पानी को इन छोटी छोटी डक्ट्स में या छोटी छोटी नालियों में छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से ये वाहिकाएं नदी से निकाली जाती है। तो ये एक और तरीका है वर्षा के जल को प्रयोग में लाने का। टांका, ये एक और तरीका है जिसे राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में ये तरीका यूज किया जाता है। लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। ये तस्वीर में हमें टांके की तस्वीर दिखाई दे रही है। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, इसे क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है, और इसे पीने के लिए यूज किया जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है? जो टांके का पानी है, यह पेयजल का मुख्य स्रोत है। जब अन्य सभी स्रोत सूख गए हो, इसे पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है। गर्मियों में ये टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को ठंडा और साफ रखते हैं। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में ये महत्व था इसका। और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में की जाती है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, नदियों में झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना। जो पहाड़ों से जल निकल रहा है, उसे पहाड़ों में रहने वाले लोग बांस की पाइपों के जरिए अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। तो इसे बांस ड्रिप या बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी जो भी व्यक्ति घर बनाएगा, वो इस तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर डेवलप करेगा। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है, तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।